Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss about DNA. So full form is DNA deoxyribonucleic acid. So ये क्या होता है कि ये हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है इसी को डीएनए कहते हैं और ये प्रोटीन और हमारे प्रोटीन से हमारे स्ट्रक्चर और फंक्शन को परफॉर्म करवाता है क्योंकि ये एज अ बॉस काम करता है, ऑर्डर देता है और हमारी बॉडी जो है और प्रोटीन्स जो है ये काम करते हैं इसकी बेस पर। सो बीइंग ए जेनेटिक मटेरियल ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र भी होता है और इसी की वजह से स्प्रिंग्स और पेरेंट्स जो है इनके अंदर रिसेम्बलेंस होती है एक दूसरे के, जब मुशाबहत होती है इन दोनों में। सो ये हमारा हेयर कलर, स्किन कलर, हमारा स्किन टोन, हमारा वेट, हमारी हाइट, हर चीज़ की जो बेस है ये डीएनए है, ये इन्फॉर्मेटिव है, यानी कि इस चीज़ की सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होती है इसके पास। सो हमने डीएनए को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करना क्योंकि हम इसने इस चैनल में अपने बेसिक्स के बारे में नहीं है, एडवांस के बारे में है, लेकिन एक फ़्लो बनाने के लिए इसको डिस्कस कर रहे हैं बस। सो आगे इसको देख लेते हैं। तो ये एक इंसान है जो कि इस पे सीढ़ी लगा के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इसका बेसिक मीनिंग ये है कि हम अगर डीएनए को जितना स्टडी करें तो हम लाइफ को उतनी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। खैर आगे चलते हैं, हम आगे इसका स्ट्रक्चर डिटेल के अंदर भी देखेंगे। सो इस सब प्रेजेंटेशन के बाद आपको पता लग जाएगा कि इनहेरिटेंस क्या होती है और डीएनए क्या होती है और इसका सेल डिवीज़न के अंदर क्या काम है। सो डीएनए होता कहाँ, तो सेल्स का तो आप सबको पता होगा कि सेल्स क्या होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है। तो सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है, ये भी हम सबको पता है। न्यूक्लियस के अंदर फर्दर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम्स। सो शायद हमने ये सब पढ़ा हो पहले कभी, आप सब ने, मैंने तो पढ़ा है। अच्छा, तो इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो खुद डीएनए से मिलकर बने होते हैं। हाँ, तो ये क्रोमोसोम्स हैं, इसके अंदर क्रोमोसोम लिखा हुआ है, क्रोमोसोम्स के नीचे जीन लिखा हुआ है, फिर डीएनए लिखा हुआ है। तो डीएनए का जो एक सब यूनिट पार्ट है उसी को जीन कहते हैं, जो कि टोटल एक फंक्शन परफॉर्म करने की एबिलिटी रखता है, यानी कि सब यूनिट है डीएनए का, उसे जीन कहते हैं। तो डीएनए क्वाइल होके ये क्रोमोसोम्स बनाते हैं। सो अगर मैं यही डायग्राम अपने हाथ से बनाऊँ तो ये बिल्कुल ऐसी बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि डीएनए कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए ग्रीन कलर का दिखाया हुआ है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है, लेकिन इन दोनों में बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होता है और एक ही सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एक साथ नहीं होते। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एनिमल सेल्स के अंदर होता है, लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट है वो सिर्फ प्लांट्स के अंदर होता है। इस तरह न्यूक्लियस के अंदर तो बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी के अंदर डीएनए मौजूद होता है। ठीक है जी, तो अब देखते हैं कि डीएनए का काम क्या है या इम्पोर्टेंस इसकी क्या है। तो डीएनए को आप बस इस तरह समझ लें कि कंपनी है, उसका एक बॉस है और उसके एम्प्लॉयर्स हैं। बॉस जो है वो सिर्फ ऑर्डर करता है और जो एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो उस ऑर्डर को फॉलो करते हैं और एक फंक्शन यानी कि काम को परफॉर्म करते हैं। तो डीएनए भी हमारी बॉडी में इसी तरह ही है, डीएनए खुद एक बॉस है। तो ये सिर्फ ऑर्डर करता है, ये इन्फॉर्मेशन देता है आगे प्रोटीन्स को, तो वो जाके अपना जो उन ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए एक फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। तो फंक्शन जो है वो फिज़िकल ट्रेट यानी कि स्ट्रक्चरल भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारी जितनी भी स्ट्रक्चर है बॉडी के अंदर हर तरह का ट्रेट है हमारा, जैसे कि हमारा स्किन कलर, हेयर कलर, आइज़ कलर, तो ये सब की इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास होती है। तो डीएनए जस्ट इसे पास आउट करता है प्रोटीन्स को और प्रोटीन्स आकर इसे इस तरह से बनाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि हेयर एंड नेल्स जो हैं इसका भी काम डीएनए ने करवाना है, ब्लड का भी करवाना है कि इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। उसके बाद ब्रेन एंड नर्व्स की जो फॉर्मेशन है वो भी इसने करवानी है। इंजाइम्स को इस सेटअप जो है वो भी इसी ने करवानी है, डीएनए ने। इसने सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी है, बिल्डअप प्रोटीन्स ने करना है। तो इस तरह और भी जो कुछ लिखा हुआ है, मसल्स हैं, सेलुलर मैसेंजर हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, तो ये सब के सब प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन इनको बनवाया यानी कि किस तरह बनना है इसकी सब इन्फॉर्मेशन डीएनए ने पास आउट की होती है। तो आगे देखते हैं कि ये दो कुछ हैं भालू टाइप, तो ये कह रहे हैं कि ये जो मेडिकल जो है इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं अगर हमारी बॉडी के अंदर। तो इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया हुआ है रेप्लिकेशन का। डीएनए एक वाहिद मॉलिक्यूल है जो अब सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है, यानी कि अपने आप को रेप्लिकेट करवा सकता है, अपनी कॉपी बनवा सकता है, और कोई भी ऑर्गन, कोई भी हिस्सा हमारी बॉडी का अपनी कॉपी खुद नहीं करवा सकता। और इसको एक बेनिफिट ये भी होता है कि अगर ये डैमेज हो जाए तो ये खुद की रिकवरी भी कर सकता है। सो रेप्लिकेशन से बेस इसका ये होता है कि ये अपने आप को अपनी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर परफॉर्म करने के लिए भेजने के लिए तैयारी करवाता है।
तो बिल्कुल ये इसी तरह काम करता है, जो खुद को रेप्लिकेट करवाता है, अपनी एक कॉपी वहीं रहने देता है, दूसरा अपने नेक्स्ट सेल में जो बनवा रहा होता है, जिसकी डिवीजन करवा रहा है, तो उसके अंदर सेंड कर देता है। तो वो जो दूसरी कॉपी होती है वो नेक्स्ट सेल के अंदर अपने सारे फंक्शन परफॉर्म करवाती है। तो ये इसी तरह काम चलता है और इस तरह ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर पास आउट भी हो जाते हैं। उसके बाद क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स का हमने पहले ही पढ़ लिया है, तो इसको हमने ज़्यादा कोई डिस्कस नहीं करना। क्रोमोसोम्स से डीएनए से मिलकर बने होते हैं। कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं इसके अंदर जो कि डीएनए को सिर्फ बाइंड करवाती हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो डीएनए से ही मिलकर बना होता है सेल के न्यूक्लियस के अंदर। उसके बाद हिस्ट्री इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी हिस्ट्री के अंदर 3 नेम जो हैं वो सबसे ज़्यादा आते हैं, बाकी किसी और का काम नहीं आता। तो ये 3 नेम जो हैं उनके अंदर पहला है फ्रैंकलिन, फिर क्रिक एंड वाटसन। असल में क्रिक एंड वाटसन ने एक साथ काम किया था और फ्रैंकलिन ने इनसे सेपरेट किया था। तो ये सब 1953 और उससे कुछ बाद की टाइम्स हैं, लेकिन इनके अंदर काफ़ी इख्तलाफात हैं। कुछ 1955 का है, कुछ इस तरह का, क्योंकि इन्हें काम करने में काफ़ी टाइम भी लगा था। तो उसके बाद फ्रैंकलिन का अगर देख लें तो जब ये कन्फर्म हो गया कि डीएनए जो एक जेनेटिक मटेरियल है, उसके बाद फ्रैंकलिन ने सबसे पहले इस पर काम किया था और इसने सबसे पहले ये किया था कि ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये स्पाइरल स्ट्रक्चर है डीएनए का। तो इसके लिए उसने एक्सरे डायफ्रैक्शंस को यूज़ किया था। तो ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम किसी बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो वो उसने फ़ोटोग्राफ भी शेयर की हुई हैं। बस फ्रैंकलिन का तो इतना ही था जो था। उसके बाद बाकी का काम किया था जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम किया था। इन्होंने पूरा एक मॉडल बनाया था डीएनए का, हेलिकल मॉडल, कि वो किस तरह का दिखता होगा, ये सब जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट थी उसकी बेस पर। ठीक है, तो ये आगे देखते हैं उसका मॉडल कैसा था। तो ये इसका मॉडल का स्ट्रक्चर है कि डीएनए होगा कैसे। तो डीएनए होगा कैसे कि एक रूप लाइक स्ट्रक्चर होगा बहुत बड़ा और 2 स्ट्रैंड्स होंगे, वो एक दूसरे के साथ हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म किया होगा। तो ये आप देख सकते हैं फिगर के अंदर किस तरह ये बना हुआ है। तो इस तरह का ही होता है डीएनए। ये ज़्यादा क्लियर पिक्चर है, ये देख लें। तो अब इसके अंदर हम देखते हैं कि ये जो लैडर है या डीएनए बना किस चीज़ से है। तो इसके अंदर 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक शुगर और दूसरा बेस पेयर्स। ठीक है, तो बेस पेयर्स जो हैं वो दरमियान में होते हैं, शुगर साइड पे आती हैं। तो इसको हम आगे और ज़्यादा डिटेल में देखते हैं। वेट। तो ठीक है, आप ये देख लें कि ये 3 चीज़ें जो हैं ये बेसिक होती हैं डीएनए के अंदर, नाइट्रोजन एंड बेसिस, शुगर एंड फॉस्फेट। तो नाइट्रोजन बेसिस जो होती हैं वो 4 तरह की होती हैं, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। तो और शुगर्स जो होती हैं वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है डीएनए के अंदर। तो ये पेंटोज शुगर है, यानी कि 5 कार्बन शुगर है, और एक फॉस्फेट भी अटैच होता है। इन सब के साथ फॉस्फेट की भी लिंकेज होती है। फॉस्फेट असल में लिंकेज के अंदर ही इन्वॉल्व होता है इनके। तो ये सब कुछ प्रेजेंट होता है डीएनए के अंदर। तो ये बनता कैसे है, यानी कि ये किस तरह अपनी फॉर्मेशन करवाते हैं डीएनए की, ये हम आगे देखते हैं। तो ठीक है, ये देख लें कि ये एक उन्होंने का साइड पीस दिया हुआ है डीएनए का। तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ कहाँ पर प्रेजेंट है। तो शुगर और फॉस्फेट जो है वो इसकी बैकबोन बनाते हैं, यानी कि जो ब्लू के अंदर एक स्ट्रिप सी नज़र आ रही है ना लंबी, ये बैकबोन है और ये शुगर और फॉस्फेट से बनी है। और जो नाइट्रोजनियस बेसिस हैं वो फ्रंट पे हैं, यानी कि इसके अंदर हैं, जो कि हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती हैं। ठीक है, तो डीएनए जो है ये अपना इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि ये बिल्कुल ये क्लियर कट स्ट्रक्चर है। तो इसके दरमियान में नाइट्रोजनियस बेसिस हैं और साइड पे जो लंबी वायर्स हैं, यानी कि जो ट्विस्ट हुई हुई हैं, वो वाली शुगर और फॉस्फेट है। तो इनके दरमियान का स्ट्रक्चर ऐसे होता है जैसे कि पियानो वाला का होती है ना, वायर्स होती हैं, उस तरह से ब्रेक्स ही होती हैं। तो इन पर एक ये औरत पियानो बजा रही है, तो आप भी बजाएं, नहीं मतलब आप नहीं बजा सकते, आप कैसे बजाएंगे, खैर जो भी है। तो वो इस तरह से होती है। तो इसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन का मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये सेल्फ रेप्लिकेट करता है और इसकी एबिलिटी है। तो ये एक अलग से डिस्कशन है। ठीक है, तो ये इस तरह से, यानी कि एक डीएनए होता है, फिर वो 2 में सेपरेट होता जाता है, एक तरफ 2 स्ट्रैंड के अंदर बनता जाता है, फिर दोनों अलग स्ट्रैंड पे उनके सेकंड स्ट्रैंड पहले को कॉपी करके बनता जाता है। तो इस मैकेनिज़्म से ये टोटल काम वर्क होता है। एनीवेज, थैंक यू। इतना ही था रेप्लिकेशन पे, फिर हम अलग से बना लेंगे कोई वीडियो।